हाँ, मतलब 1875, इसलिए 150 हो गया। ये खा लो। हाँ ले लेना ना, हेलो। से ले लेना। सुप्रभात सभी को नमस्कार। मैं शुभम तुर्बिया, जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत जयपुर की ओर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यह प्रेस वार्ता सरदार 150 यूनिटी मार्च के रूप में हम इसका आयोजन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम युवा मामले एवं खेल विभाग, भारत सरकार एवं तत्वावधान माय भारत के तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के 150वीं बर्थ एनिवर्सरी को समर्पित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र निर्माण, एकता और उनमें सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रबल करना है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित आदरणीय हमारे माननीय सांसद महोदय उदयपुर श्री मन्नालाल रावत साहब, हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री गजपाल सिंह राठौड़ साहब, युवा मोर्चा से हमारे बीच ललित सिंह सिसोदिया साहब, जितेंद्र सिंह जी सट्टावत साहब और अन्य पदाधिकारीगण युवा मोर्चा से और मीडिया जगत से पधारे सभी बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत, हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैं साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती स्मरणोत्सव, जो कि 9 नवंबर से 16 दिसंबर 2025 तक इसकी राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित होनी है। इस संबंध में मैं हमारे भाजपा अध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो विचार साझा करें। हाँ, मैं माननीय सांसद साहब से निवेदन करूंगा कि इस पे अपने विचार साझा करें। बिरसा मुंडा जयंती। प्रेस के सभी बंधु यहाँ जो पधारे हैं, बहनें पधारे हैं, आप सभी को राम राम, जय मेवाड़। माननीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जनजातीय गौरव दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती, ये एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों से निकला है। हमें मोटे तौर पर 2 बातें ध्यान में आती हैं कि स्वाधीनता संग्राम में हजारों बलिदानियों ने अपना जीवन न्यौछावर किया, उसके उपरांत ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन एक विचार 2014 से पहले चलता था कि किसी एक परिवार ने ही ये किया है। तो ये एक छोटी जो एक स्थिति बनी थी, ग्रंथि बनी थी, उससे बाहर निकलकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा, जो जनजाति समाज से आते हैं, मुंडा समाज जो आज की तारीख में झारखंड है, उनके जन्म जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भारत सरकार ने इसकी घोषणा की। उसके उपरांत पूरे देश भर में बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए, बहुत सारी चीजें आई। 2-3 महत्वपूर्ण बातें इसमें रेखांकित करने वाली। जो जनजाति समाज की गाथा, भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को ही जनजाति गौरव दिवस क्यों, ऐसा प्रश्न सबके ध्यान में आता है। तो ध्यान में ये आता है कि भगवान बिरसा मुंडा 1875 में उनका जन्म हुआ, 1900 तक उनका जीवन रहा, लगभग 26 वर्ष की आयु। 26 वर्ष की आयु में उन्होंने भारतीय जो विचार हैं वो, और जन्म कठिनाइयों में, बीच में ईसाई मिशनरी के स्कूल में पढ़े, लेकिन जब ध्यान में आया कि अंग्रेज और ईसाई मिशनरी दोनों एक है, तो उन्होंने एक शब्द दिया, टोपी टोपी एक साहिब। ये 2 तरह की टोपियां हैं, एक अंग्रेजों की और एक ईसाई मिशनरी की। दोनों एक ही लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और ये संसाधनों का लूट कर रहे हैं। ये सारी चीजें उनके साथ आई, तो उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाकर जो मिशनरी स्कूल है चाईबासा नाम का एक वहाँ, उसको छोड़ दिया और वो आनंद पांडे के संपर्क में आए। उसके उपरांत उन्होंने बहुत बड़ी क्रांति खड़ी की, उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर दी और उस कालखंड में अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था, जो कोई भी उनको पकड़ेगा या उनके बारे में सूचना देगा। तो आप कह सकते हैं कि कितना बड़ा एक क्रांति उन्होंने खड़ी की। अब दूसरा ये कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने स्व प्रेरणा से आंदोलन खड़ा किया था। एक बात तो ये, कोई निमंत्रण नहीं था, कोई बात ऐसी सुनियोजित नहीं, लेकिन उनको लगा कि ये गलत है। तो ये जनजाति समाज का एक स्वभाव है, इस बात को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समझा। दूसरा ये कि उनके जो सिद्धांत हैं
उनकी जो शिक्षाएं हैं 10 शिक्षाओं की बात होती है तो एक शिक्षा वो बोलते हैं कि जो स्वधर्म है वो परधर्म से बढ़िया है, अच्छा है, ऐसा एक शिक्षा देते हैं। तो ऐसा ध्यान में आता है कि हमारा अपनी संस्कृति, आस्था, परंपरा, रूढ़ी, ये सब कुछ जो देश की व्यवस्थाएं हैं हमारे अपने भारत की, वो अच्छी है, ऐसा वो संदेश देते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर को माध्यम बनाकर जितने भी नायक हुए उन सभी को याद करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में राजा शंकर शाह, उनके पुत्र रघुनाथ शाह, तेलंगाना में कोमराम भील, मध्य प्रदेश में बात करें तो टंटिया मामा, भीमा नायक, ये बड़े बड़े नायक हुए हैं। कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा, महाराष्ट्र में रामजी बांगड़े, झारखंड में तिलका मांझी, ये बहुत सारे नाम। आसाम, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो रानी गडीलू, ऐसे नाम आते हैं। जब राजस्थान में आते हैं तो ध्यान आता है कि मानगढ़ धाम का आंदोलन जो 1913 का था वो बहुत बड़ा था, वो भी हमारे अपने स्वाधीनता को लेकर था, क्योंकि उसमें जो गीत चलते हैं उसमें गीत में एक पद ये था कि दिल्ली में हमारी कलम है। ये सारे भाव ऐसे जितने भी, काली बाई हो गए, नाना भाई खाट हो गए, नानक जी भील हो गए, तो जनजाति नायकों में जितना भी काम किया है, जो आस्था परंपरा के स्थान है, स्वाधीनता के मानगढ़ धाम जैसे स्थान है, उन सभी को ध्यान में रखकर उनकी चर्चा होती है। उससे पहले भी इतिहास में जितने भी पुरुष हुए उनको सभी को याद करते हैं। शबरी माता से लगाकर थोड़ा सा ये सारे विषय इसलिए याद करते हैं कि ध्यान में आता है कि किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की जो अस्मिता है, अस्मिता का मतलब पहचान, मूल रूप से जो स्वरूप है, कैसे सोचते हैं, विचार करते हैं, वो ध्यान में जब आता है अगली पीढ़ी को, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से, निर्णायक ढंग से जो देश की निष्ठा, काम, संविधान, लोकतंत्र, उसमें बहुत अच्छे से भागीदारी निभाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन इसमें ध्यान में आता है। पाल चितरिया जो गुजरात बॉर्डर पे है, वहाँ करीब 2200 सेनानियों को, जो जनजाति नायक थे, उनको एक कुएं में डाल दिया गया था। ऐसी घटना आती है। भूला वालोरिया भौमट का जो मोतीलाल तेजावत जी के नेतृत्व में हुआ, ये सारे के सारे याद करेंगे। तो अब ये जो प्रश्न है वो उस कालखंड में उपजा है जब आजादी का अमृत महोत्सव का कालखंड चल रहा था। पूरे देश के जो जितने भी अनगिनत अनसंग, जिनकी कभी चर्चा नहीं हुई, ऐसे गुमनाम हीरोज की चर्चा हुई, उसमें से एक हीरो मुझे लगता है भगवान बिरसा मुंडा जी निकले। और ये सारी चीजें, अब इस बारे में पार्टी क्या करने वाली, पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, हम स्वयं उसमें थे, निर्देश प्राप्त हुए कुछ कार्यक्रम करने। जो कार्यक्रम करने उसमें राजस्थान के सभी जिलों में कार्यक्रम हो गए। हम अपने यहाँ पर बैठे हैं तो उदयपुर में हो गए, आसपास की सब जगह होगा। एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भाग लेंगे। उसका चिंतन मनन चल रहा, सरकार कैसे उसको आयोजन करेगी, पार्टी भी उसमें अपनी भागीदारी निभाएगी। शोभा यात्रा, जनजाति कला समूह, प्रदर्शनी, ये सारी चीजें तो होंगी अपनी जगह पर, लेकिन जनजाति विकास की जितनी योजना है उनकी भी चर्चा होगी। तो एक योजना का थोड़ा संकेत रूप में आपको बताऊं, धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। स्वतंत्र भारत में संभवतः ये जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ी योजना है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसमें 79,000 करोड़ से अधिक राशि इसमें आवंटित की है। 25 योजना है और दृष्टि ये रखी है कि जितनों को लाभान्वित करना सभी को कर दो। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेचुरेशन, कि सेचुरेशन लेवल पर ला लो, थोड़ा थोड़ा ट्रिकल डाउन, थोड़ा थोड़ा सबको देना। और चुनावी तरीके से, राजनीतिक करने के तरीके से झूठ मूठ बोलना, ये नरेंद्र भाई मोदी जी, एनडीए और भाजपा की उसमें विचार में नहीं। जब भला करना है तो कर दीजिए। ये एक योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं, उन सभी योजनाओं का इसमें चर्चा भी होगी। और यूनिवर्सिटी में जो ट्राइबल स्टडीज चेयर है या जनजाति अध्ययन केंद्र है, ऐसी स्थापना का भी घोषणा होगी। और अब पार्टी इसमें जो करेगी उसमें जनजाति कल्याण और नायकों की बात तो अपनी जगह पर, लेकिन उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन प्रतियोगिताएं और जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, जो चिंतन है, जीवन मूल्य जिसको बोलते हैं, मेवाड़ के कैसे विचार करते हैं, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्री, फिल्म निर्माण, किताबों का इसमें जो प्रकाशन यदि हुआ तो वो, अगर प्रकाशन नहीं हुआ तो कुछ विषय उसके लिए जारी करवाएंगे। और अलग अलग जगह पर मंडल लेवल और नीचे तक जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, वहाँ कार्यक्रम करेंगे। ये बताएंगे कि देश बदल रहा है, जनजातियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, जनजातीय क्षेत्र का विकास इसमें महत्वपूर्ण है। जब विकसित भारत के सपने कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी की क्षेत्र की जो आम जन है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसकी भी आकांक्षा संवर्धन होना चाहिए, उसकी बात करेंगे। एनडीए, भाजपा और जितने योजना है उसकी चर्चा करेंगे। तो कुछ चर्चा करेंगे तो कुछ बिंदु ध्यान में आते हैं। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री बने, एनडीए का नेतृत्व कर रहे थे, तब उन्होंने जनजातियों के लिए कार्य मंत्रालय भारत सरकार में खोला। तो अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि उससे पहले कहाँ हो रहा था, क्या था, जनजातियों को काम कौन देखता था। तो इसे ध्यान में आता है कि वो एक एकीकृत डेडिकेटेड मिनिस्ट्री नहीं थी। कभी होम, कभी मानव संसाधन, कभी शिक्षा, कभी ऐसा करके अलग अलग जगह होता था। लेकिन ये इस बात को समझा तो ये एक बीजेपी को क्रेडिट जाता है। दूसरा, 2003 में जनजातियों के संवैधानिक हक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सेफगार्ड्स है, उसको ठीक ढंग से देखने के लिए, उस पर काम करने के लिए
संविधान में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी अटल जी ने गठित किया। तो ऐसा ध्यान आता है कि पहले की सरकारें क्या कर रही थी, ये प्रश्न भी हम समाज के सामने ले जाएंगे। आपको ध्यान होगा कि 2022 में जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ तो द्रौपदी मुर्मू जी को, एक आदिवासी बेटी को, और प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक कैंडिडेट के रूप में उतारा और आज की तारीख में वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगी। ये भी अपने आप में गौरव की बात है। ये सारे विषय, ऐसे बहुत सारे विषय, नेशनल TRI का गठन हुआ, तो एकीकृत ढंग से पूरे भारत की जो पॉलिसीज उसका लेखांकन कैसे होना है, 700 से अधिक एक्लवेव मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, 10 राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालयों का गठन, जिसमें से भगवान बिरसा मुंडा जी को जहां जहर देकर अंग्रेजों ने मार दिया था सन 1900 में, 9 जून 1900 में, तो उसको जो खूंटी जेल है उसको संग्रहालय में बदल दिया है। आपको ध्यान होगा ये सारी चीजें। वक्फ संशोधन अधिनियम, उत्तरांचल और तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन, ये सारे विषय लेकर जब हम जाएंगे तो कुछ विषय, बड़े विषय भी ध्यान में आते हैं। धारा 370 हटाई, हम सभी जानते हैं, लेकिन धारा 370 हटने के बाद एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का जब जम्मू कश्मीर में ये व्यवस्था बनी तो जनजाति को पहली बार वहाँ जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला कि चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे एडमिशन की बात हो, चाहे विकास अनुसंधान की बात हो, चाहे रिजर्वेशन हो, ये सारी पहली बार मिला। ये विषय भी हम लेके जा रहे हैं। पिछले दिनों गोवा आरक्षण विधेयक पारित हुआ, वो बिल बन के आज कानून बन गया। उसमें गोवा में पहली बार 4 सीटें विधानसभा में जनजाति के लिए आरक्षित हुई, बीजेपी ने किया। ये सारे विषय हैं। उत्तराखंड में आपको ध्यान होगा कि UCC जो यूनिवर्सल सिविल कोड वहाँ लागू हो गया। जनजातियों के जो कस्टमरी लॉ है उसको ध्यान में रखते हुए उस UCC से बाहर रखा है। तो ये भी ध्यान में आता है कि जो बहुत बड़ा भ्रम फैलते हैं लोग बात, कई तरह के प्रश्न करते हैं, सभी का प्रश्नों का समाधान मुझे लगता है एनडीए ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इस कार्य योजना में देखने में मिलता है। मानगढ़ धाम की बात करें तो ध्यान होगा 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम आए और 2024 में राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ आए। उससे पहले ना कोई प्रधानमंत्री आया, ना कोई राष्ट्रपति वहाँ गए। मुझे लगता है कि जनजाति विषयों को लेकर, जनजाति विचारों को लेकर, जनजाति विकास को लेकर और अंत्योदय की भावना को लेकर बहुत एग्रेशन के साथ में अगर किसी ने काम किया तो वो एनडीए ने किया है। ये सारे विषय हम लेके जा रहे हैं। राजस्थान सरकार की यदि बात करें तो डूंगरपुर में राजा बासिया चरपोटा और डूंगर बरंडा, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों में वहाँ स्मारक बन रहे हैं। उससे पहले वसुंधरा राजे जी की सरकार में कालीबाई का स्मारक भी वहाँ बना है, पैनोरमा पूरा बना है। आपको पीछे दिन ध्यान होगा कि मानगढ़ धाम और कालीबाई का जो अध्याय है वो बड़ी कक्षाओं में ताकि जो समझदार बच्चे हैं, बड़े कक्षाओं के बच्चे हैं, वो उसको पढ़ सके विद्यार्थी, उसको लेकर ये बात हुई। अनुसूचित क्षेत्र में विशेष आरक्षण 2018 में राजस्थान का जो अनुसूचित क्षेत्र उसका विस्तार, ये सारे जो काम हैं ये भाजपा के हैं। इन सभी विषयों को तो हम ले जाएंगे, लेकिन जब हम प्रदर्शनी शोभा यात्रा निकालेंगे तो एक भाव लेकर चल रहे हैं। वो भाव ये है कि हम सब भारतवासी एक हैं। जो नायक है वो जनजाति परिवार में संभवतः उसका जन्म जरूर हुआ है, लेकिन वो राष्ट्र नायक है। तो भगवान बिरसा मुंडा और जनजाति गौरव दिवस एक प्रतीक है, लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि, ये जो भाव है इस भाव को आम जन में ले जाएंगे। और जो ट्राइबल एरिया है, नॉन ट्राइबल एरिया है, सभी क्षेत्रों में इसका चिंतन मनन होगा। सबकी जानकारी में आएगा कि एक बड़ा बलिदान देने वाला जो समाज है, वॉरियर है। अपने हल्दीघाटी के युद्ध में भी देखा किस प्रकार से भीलों की सेना थी, 20,000 जो सैनिक थे उसमें से 4,000 से ज़्यादा सबसे बड़ी जो सेना थी वो भीलों की थी। ये सारे जो भाव है ये समाज के सामने आम जन के ध्यान में जब आएंगे तो एक अस्मिता का भाव, एक पहचान का भाव, एक अपनत्व का भाव। और आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस कालखंड में जब जो जितने पुराने नैरेटिव हैं, तोड़ने वाले नैरेटिव हैं, उसको भी संभवतः समाज के सामने प्रकट करते हुए उनका एक काउंटर और एक राइट नैरेटिव कि सही बात क्या है, इस देश की बात क्या है, संविधान की बात क्या है, लोकतंत्र को ताकत देने वाली बात क्या है, ये भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है 15 नवंबर उसको केंद्रित बनाकर करेंगे। 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक पूरे राज्य में कार्यक्रम होंगे। और सरकार तो इसमें देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय यशस्वी जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के रूप में इसमें रहेंगे। राज्य स्तरीय बहुत जल्दी कार्यशाला होनी है, वो होने के उपरांत जिले की कार्यशाला करेंगे। उसमें सारी रचना बिंदुवार, तारीखवार, ये कौन सी बात होनी है, कौन सा कार्यक्रम वहाँ से आना है। तो मैंने संकेत रूप में आपको बताया कि ये जो गुमनाम नायकों की गाथाएं हैं वो हम सभी की जानकारी में आए और हम किताबों में भी पढ़वाइए, ये भी आग्रह करेंगे। कुछ चौराहे हैं, कुछ पार्क है, क्या ये उनका नामकरण भी हो सकता है क्या, उस पर भी चिंतन मनन करेंगे। मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखने का मैंने प्रयास किया और ये वही जोड़ने वाला भाव है, भारत का भाव है, अपनत्व का भाव है और स्वाधीनता में जिन्होंने भी बलिदान दिया उनको याद करने का भाव है। इस भाव को लेकर एक महापुरुष की चर्चा, और वो महापुरुष जिसको सभी स्वाधीनता संग्राम के नायकों में भगवान कहा गया,
धरती का देवता कहा गया। मुझे लगता है ये अपने आप में गौरव की बात है, समाज के लिए तो है लेकिन राष्ट्र के लिए भी है, और पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ रही तो पार्टी के लिए भी गौरव का बात है। और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, निश्चित रूप से आपके मन में भी ये विचार प्रकट कर रहा होगा कि वास्तव में एक इतना बड़ा नायक 26 साल की आयु में एक युवा क्रांति खड़ी करता है, और अंग्रेज उस कालखंड के जब 1896 में होगा 500 रुपये का जो इनाम था वो आज की तारीख में उसकी मूल्य क्या होगा, तो मुझे लगता है कितनी बड़ी क्रांति खड़ी की होगी। ऐसा एक सकारात्मक भाव, जोड़ने वाला भाव लेकर पार्टी आगे बढ़ेगी। नमस्कार। मैं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की अभियान की पूरी रूपरेखा, उनकी विचारधारा को हमारे समक्ष मीडिया के समक्ष रखा, और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि हमारी मीडिया जन जन तक इस अभियान को पहुंचाएगी। अभी मैं हमारे आदरणीय भाजपा जिलाध्यक्ष जसपाल सिंह राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वे 150 ये यूनिटी मार्च 150 सरदार एक्ट बन सकती यूनिटी मार्च अभियान के रूप में अपने विचार साझा करें। माननीय एमपी साहब, सम्मानित मंच, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं, महत्वपूर्ण विषय हम सबको पता है सरदार 150, और जिसके बारे में राष्ट्रीय स्तर का ये जो कार्यक्रम है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती है। 31 अक्टूबर 1875 उनका जन्म हुआ था, और जिसके लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है, और इस मिशन को जोड़ते हुए जन भागीदारी की एक सच्चा राष्ट्रीय अभियान देश के प्रधानमंत्री ने चलाया। इस अभियान में युवा कार्यक्रम जिसमें खेल मंत्रालय, भारत और राजस्थान सरकार की सहभागिता रहेगी, एनएसएस, एनसीसी इनकी भी सहभागिता रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सहभागिता इस कार्यक्रम में रहेगी। क्योंकि इसकी पहल 6 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री जी ने और मनसुख मंडाविया जी जो इस मंत्रालय के मंत्री है, उन्होंने इस पहल की शुरुआत की। क्योंकि सीधी बात पे गया तो समय की सीमा भी है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उनमें देशभक्ति का जज्बा कैसे जगे, और एकता का, राष्ट्रीय एकता का भाव उसमें कैसा पैदा हो, इसको लेकर सरदार पटेल के बिखरे हुए भारत को, जब उसमें 550 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसी भाव के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसको लेकर इसी माह की 26 तारीख को राजस्थान की कार्यशाला हुई थी, उसमें मैं उपस्थित था, ललित सिंह जी भी उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब का मार्गदर्शन प्रदान हुआ था। अनेक कार्यक्रम इसके लिए होने वाले हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एक निबंध प्रतियोगिता 10 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगी। उसका विषय रहेगा राष्ट्रीय एकता, नागरिक जिम्मेदारी का कार्यक्रम उस निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से रहेगा। और राष्ट्रीय रीत प्रतियोगिता, क्योंकि ये भी 10 अक्टूबर से चलेगी, जिसमें देशभक्ति के जो भी हमारे माँ भारती के वीर सपूत हुए, योद्धा हुए, और देश को स्वतंत्रता दिलाने में जिनका महत्वपूर्ण भागीदारी रही, उन सबका अनुभव साझा किया जाएगा। एक रील बनाई जाएगी। रचनात्मक एकता का संदेश, सेवा का संदेश, राष्ट्रीय भावना का संदेश उसके माध्यम से होगा। ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके लेकर एकता और नागरिकों का कर्तव्य, हमारा अधिकार क्या हो, जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और अनेक राष्ट्रीय विषय पर, वर्तमान पर विषय पर चिंतन भी होगा। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण एक अभियान है। 150 वर्ष पूरे हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और जिनको लेकर पद यात्रा अनेक स्थानों पर जी, आप सभी को नमस्कार, सभी श्रोतागणों को प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुस्पष्ट मत रहा है कि राष्ट्र के नायकों को किस प्रकार से साथ में लेकर उनके विचारों को लेकर विरासत के साथ विकास करें। तो 2 बड़े महापुरुष हैं। एक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका 31 अक्टूबर को 150वीं जन्म जयंती का कार्यक्रम होगा, और दूसरे महापुरुष हैं 15 नवंबर को, उनकी भी 150वीं जन्म जयंती होगी, भगवान बिरसा मुंडा।
भगवान बिरसा मुंडा जनजाति नायक हैं, क्रांतिवीर हैं, यहाँ तक हम सभी जानते हैं। लेकिन क्रांतिवीरों में उनको भगवान का दर्जा दिया गया, धरती के देवता का दर्जा दिया गया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने हमारी अपनी संस्कृति, हमारे अपने विचार, धर्म, संस्कृति, परंपरा को लेकर ईसाई मिशनरी और अंग्रेजों का जो आक्रमण था उसको रोकने के लिए उन्होंने सुस्पष्ट रूप से कहा, टोपी टोपी एक साहेब, ये अंग्रेज और ये मिशनरी दोनों मिलकर देश को हानि पहुंचा रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था और अंग्रेजों ने उनको जहर देकर सन 1900 में उनको खूंटी जेल में खत्म कर दिया था। आज उनके विचारों को लेकर, उनके 10 शिक्षाओं को लेकर जनजाति क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय कार्यशाला हो चुकी है, राज्य की कार्यशाला होगी, फिर जिले की कार्यशाला करके हम एक एक रचना बनाएंगे। कैसे चौराहों के नाम हो सकते हैं, कैसे शोभा यात्रा निकल सकती है, कैसे विद्यालयों में कार्यक्रम हो सकते हैं, महाविद्यालयों में हो सकते हैं, ये सारे विचारों को लेकर जा रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि देश को जोड़ने वाली बात, एकता अखंडता को लेकर, उनके ताकतवर विचारों को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर और युवाओं में नशा मुक्ति को लेकर कार्यक्रमों की रचना बनी है। उसमें कई ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें करेंगे। संगठन और संगठन के साथ में सरकार का भी बड़ा योगदान हम देने की कोशिश कर रहे हैं। रचना बनी है और माननीय यशस्वी जिलाध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में हम पूरे जिले में कार्यक्रम करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हमें प्राप्त हुए, उनके सूत्रों के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो मूलतः ये बात इतनी है कि विरासत के साथ विकास और नायकों की बात करते हुए समाज को जोड़ना, राष्ट्र को ताकत देना और आने वाली पीढ़ी तक वो विचार ले जाना जिससे हम सभी एक सूत्र में बंधे रहें। इस बात को लेकर पार्टी चल रही है। नमस्कार सबको। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती है और जिसके लेकर विभिन्न कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं में राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाने के लिए। नशा मुक्ति अभियान भी है और जिस प्रकार से सरदार पटेल के समय जिस प्रकार से 525 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया और जिस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, उस जन्म जयंती के अनेक आयोजन उदयपुर शहर में होंगे, जिसको लेकर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम का भी अभियान का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। विभिन्न मंडलों में स्वच्छता का अभियान भी का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा महत्वपूर्ण है दिनांक 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को, जिस प्रकार नवंबर को हम सब टाउन हॉल से शहीद स्मारक से एक बहुत बड़ी रैली इस देश की एकता अखंडता की रक्षा करने के लिए, युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने के लिए और नशा मुक्ति जो युवा कहीं की नशा मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसा नशा मुक्ति अभियान के लिए एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन टाउन हॉल से शुरुआत की जाएगी, जो सूरज पोल होते हुए, जिनीरेत होते हुए, घंटाघर होते हुए, दिल्ली गेट होते हुए और उसका समापन टाउन हॉल के अंदर होगा। निश्चित तौर से अनेक संगठनात्मक कार्यक्रम का आयोजन इस 150वीं यूनिटी मार्च सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन शहर जिला करेंगे।